नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे रीमान समाकलन का और उस पर आधारित थ्योरम। तो ये इस जो अपनी यूनिट है इसके समापन की ओर अपन अग्रसर हो रहे हैं। लास्ट आपकी थ्योरम है, देखिए उसको करते हैं। उससे पहले एक दो परिभाषाएं हैं, उनको आप अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिए, परिभाषा लिख रहा हूँ, आप उसको समझना क्या है। लाग्रांज की मध्य मान प्रमेय। ये स्टेटमेंट है, देखिए अपने जो आज है ना थ्योरम पढ़ेंगे उसमें काम में आएगा। स्टेटमेंट क्या है? बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। देखिए, यदि एक फलन संवर्त अंतराल एबी में तो सतत है, एक अवकलनीय है, ये दोनों चीजें होनी चाहिए तब स्टेटमेंट क्या है? एफ बी, ध्यान से देख लीजिए, ए क्या है और बी क्या है। एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एफ डेस सी, जहां पे फोर और सी बिलोंग्स टू ए बी, यानी जो सी आपने लिया है बिंदु, वो अंतराल ए बी में से ही कोई बिंदु है। और वो इससे बराबर भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। तो ये है लाग्रांज की मध्य मान प्रमेय का स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर की जो आपकी कैलकुलस की बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। लाग्रांज की मध्यमान प्रमेय, और उसका यहाँ पे यूज होने वाला है इस तरह में, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा देखना होगा। तो आप इसको नोट कीजिए, अगली जो परिभाषा उसकी तरफ अपन बढ़ते हैं। अब देखिए, रीमान समाकलन की द्वितीय परिभाषा। अब तक जो मैंने आपको परिभाषा बताई उसमें ये था कि उसका प्रतिचिह्न तो ये था, समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स फलन एफ अंतराल ए बी, और उसका जो निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन है वो दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगले थोड़ा पढ़ेंगे उसमें ये दूसरी परिभाषा अप्लाई होगी। तो दूसरी परिभाषा क्या है रीमान समाकलन की, देखिएगा। यदि एफ एक वास्तविक फलन है जो कि किसी अंतराल ep पर परिभाषित है।
तब किसी स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक डेल ग्रेटर देन 0 तथा एक वास्तविक संख्या आई इस प्रकार विद्यमान है कि जहां ये अपनी कंडीशन है कि मैं समीशन r इज इक्वल टू 1 से n f डेज एल आर अक्सर माइनस अक्सर माइनस 1 माइनस आई इसका पूरे का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। अब इनको डिफाइन करते हैं। देखो दो चीजें आपको नहीं पता है, अक्सर माइनस 1 तो ये डेल आर का मान है कोई आर वो अपंतराल हो जाएगा किसी विभाजन का, उस विभाजन को भी लिख देते हैं। आई क्या है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और एल आर क्या है वो देखिए। तो एल आर से आप समझ गए। तो देखो अक्सर और अक्सर माइनस 1 जो आपका आर वो अपंतराल है उसी का कोई बिंदु है ये। और एल आर बिलोंग्स टू अक्सर माइनस 1। पी के बारे में बताते हैं, आप जानते हो पी को, पी ए और बी, और इसको इसका विभाजन आप इस तरीके से लिख सकते हो, अक्सर माइनस 1 अक्सर इज इक्वल टू बी, और ये बिलोंग्स टू पी ए बी, मतलब इसके जितने विभाजन होंगे उनमें से कोई विभाजन है, ये इसका आरवा उपंतराल, और आरवे उपंतराल में कोई बिंदु है एल आर वो यहाँ पे आएगा एफ डेस आएगा, क्योंकि समीकरण ना देखो आर से अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आर के रूप में कोई ना कोई अपने को मान लेना है। तो ये मान यहाँ पे जो भी ले रहे हो ये इतना याद रखिए, इसकी जगह आप कोई भी मान ले सकते हो, एल्फा भी ले सकते हो, बीटा भी ले सकते हो। अंतर क्या रहेगा कि इस उपंतराल में होना चाहिए वो, तो आर में तो इसलिए इसको आर के प्रतीक चिन्ह के रूप में अप्लाई कर दिया। एल आर बिलोंग्स टू अक्सर माइनस 1 क्लोज इंटरवल। साथ में क्या है, जो आर ओ उपंतराल है उसकी लंबाई अक्सर माइनस 1 ये पूरा मान, ठीक है। अब माइनस आई, तो आई क्या है ये आपके लिए अलग है, इसको देखिए। तो आई देख लीजिए, आई का मानस समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स को फलन एफ का एक बी पर रीमान समाकलन ये कहते हैं, ये कहलाता है। जहाँ पे जो आई है वो क्या कहलाएगा, समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, हाँ जी, तो इसका मान हो जाएगा, और ये फलन एफ का अंतराल ए बी पर रीमान समाकलन ये कहलाएगा। कौन, आई इज इक्वल टू समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और रीमान समाकलन ये कोई फलन है वो रीमान समाकलन है, तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था पहले परिभाषा में, समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो वही है, उसको कोई प्रतीक चिन्ह नाम दिया खाली। अब यहाँ पे मान अप्लाई कर सकते हो, समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये परिभाषा थी, एक बार फिर से देखिए इसको। यदि एफ एक वास्तविक फलन है जो कि किसी अंतराल ए बी पर परिभाषित है, ठीक है, उसका मान है कोई, तो
तब किसी स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक डेल ग्रेटर देन 0 तथा एक वास्तविक संख्या आई, जहाँ पे आई का मान समाकलन a से b fx dx इस प्रकार विद्यमान है कि ये कंडीशन याद रखिए बस। ये आप जो ऊपर है वो तो एक फॉर्मेलिटी है, आप जानते हो चीजों को। समीशन r इक्वल टू 1 से f डेश एल आर एक्स आर माइनस -1 एफ की जगह हो सकता है कोई दूसरा फलन भी तो चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। माइनस आई का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये पी का मान है, आप जानते हो, जैसे कर लोगे। आई क्या है, समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स फलन एफ का ए बी पर रीमान समाकलन, ठीक है। तो ये दूसरी परिभाषा है रीमान समाकलन की। सिंपल सा मतलब ये है कि आप एप्सिलॉन के बारे में जानते हो, आई के बारे में जानते हो, इसके बारे में जानते हो, इसके बारे में जानते हो, तो यदि एक कंडीशन आपके ना सेटिस्फाई हो रही है तो फलन है एफ वो रीमान समाकलन नहीं होगा। फलन एफ रीमान समाकलन नहीं होगा मतलब उसका मान समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स है वो परिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी परिभाषा थी रीमान समाकलन की। आप इसको नोट कीजिए, जैसे अपन अपनी थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। y की जगह मान अप्लाई कर सकते हो आप, समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये थोड़ा सा आपको इसको याद रखना होगा, ओके। इसके बाद में आप इसको लिख लीजिए। अगली परिभाषा है, ये आपकी लास्ट परिभाषा है, एक फलन फाई। परिभाषा का नाम क्या है, पूर्वक, ठीक है। जो आपकी परिभाषा उसका क्या नाम है, पूर्वक। एक फलन फाई संवर्त अंतराल ए पर परिभाषित फलन एफ का पूर्वक कहलाता है। यानी फाई है वो एफ का पूर्वक होगा यदि फाई डेस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी फाई डेस एक्स जो फलन फाई एक्स है उसका अवकलन करोगे उसका मान फलन एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। ऐसा हो गया तो फाई है वो एफ का पूर्वक कहलाएगा, जहां पे एफ है वो संवर्त अंतराल ए बी पर परिभाषित है और वो एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अक्सर वो ए के बराबर, ए से बड़ा, बी के बराबर, बी से छोटा। इसका फीचर अगर आपको पता है एक ही चीज है, समान इस तरीके से होगा, ए के बराबर, ए से बड़ा, ए बी के बराबर, बी से छोटा। इस अंतराल में होगा कोई ना कोई बिंदु अक्ष ए बी, अक्ष और वो अंतराल ए बी में। कंडीशन याद रखिए, फाई डेस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो फाई है वो एफ का क्या कहलाता है, पूर्वक कहलाता है, ओके। इसको लिखिए, थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपने अभी अभी रीमान समाकलन की दूसरी परिभाषा लिखी है उसमें आप थोड़ा सा चेंज करोगे, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, गलती से लिख दिया है। जो आपका एफ डेश एल आर आपने लिखा है
आप उसकी जगह एफ एल आर लिखेंगे। उसकी जगह क्या लिखोगे? एफ एल आर। एफ बेस एल आर नहीं है, वो एफ एल आर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप चेंज करोगे, एफ एल आर, और बाकी ऐसे का ऐसे। तो परिभाषा है उसमें एफ बेस एल आर की जगह एफ एल आर आप लिख लेना। ओके, इतना तो कर ही लोगे। देखिए, ये अपने थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नाम है समाकलन गणित की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, स्टेटमेंट क्या देखिए इसका, बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट है। यदि f बिलोंग्स टू आर ए बी, एफ है वो अंतराल ए बी में रीमान समाकलनीय है तथा फलन f का पूर्वक है फाई। तो इसका मतलब जो पूर्वक है, एक तो वो परिभाषा काम में आ जाएगी, अंतराल ए बी पर विद्यमान कौन, फाई है, वो अंतराल ए बी पर विद्यमान है। तब आपको प्रूफ करना है समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स यानी आई, जो रीमान समाकलन है, उसका मान होना चाहिए फाई बी माइनस फाई ए, जहाँ बी और क्या है, अंतराल ए बी के दो बिंदु। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। और क्या दे रखा है, फलन f का पूर्वक है फाई, तो मतलब फाई डेस x इज इक्वल टू fx। अभी भी परिभाषा लिखवाई है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऑल x बिलोंग्स टू a, ये आपके समीकरण नंबर 1। अब देखिए f है, f का मतलब f के साथ में x कोई नहीं पूछा, f है वो ये आपका बिलोंग कर रहा है में, और fx का मान बराबर है फाई डेस के, यानी f का मान बराबर है फाई डेस के। तो आप यहाँ से क्या ऐसा बोल सकते हैं, फाई डेस बिलोंग्स टू आर ए बी। एफ को बिलोंग कर रहा है ए बी में, एफ का मान बराबर है फाई डेस के, इसका मतलब फाई डेस बिलोंग करेगा आर ए बी में। और ये कह रहा है कि फलन एफ का पूर्वक फाई है, वो अंतराल ए बी पर क्या है, विद्यमान है। इसका पूर्वक फाई मतलब फाई डेस है, वो आर ए बी पर विद्यमान है। ठीक है, तो आप इससे और इससे दे सकते हो, इन दोनों के मान बराबर है। एफ है वो आर ए बी यानी अंतराल ए बी में रीमान समाकलनीय है, तो फाई डेस भी ए बी में रीमान समाकलनीय। अब देखिए ध्यान से, रीमान समाकलन की जो आपने परिभाषा लिखी उसमें आपने बोला कि f है वो रीमान समाकलनीय है, उसकी कंडीशन लिखी। अब इसका मतलब ये कि फाई डेस है वो रीमान समाकलनीय है, तो उस परिभाषा में जहां जहां पे f है वहां पे क्या रिप्लेस करोगे, फाई डेस रिप्लेस करोगे, क्योंकि वो परिभाषा थी जब f आपका रीमान समाकलनीय है। यहाँ से फाई डेस क्या है, अंतराल ab में रीमान समाकलनीय है। फाई डेस क्या है, रीमान समाकलनीय। तो उस परिभाषा को लिखते हैं, देखिए जो आपने अभी लिखी। तो किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल ग्रेटर देन 0 तथा प्रत्येक विभाजन भी यहाँ पर आराम से लिख लोगे। a is equal to x0 x1 x r minus 1 x r x n is equal to b।
और P belongs to P AB इस प्रकार विद्यमान है। ठीक है, तो ये विभाजन हो गया। ये कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डेल ग्रेटर देन 0 फाइव डेज रीमान समाकलनीय है। आपको केवल इतना करना है, वहां पे फलन एफ था रीमान समाकलनीय, यहाँ पे 5 डेज है रीमान समाकलनीय। उस परिभाषा में एफ की जगह रिप्लेस कर देंगे इसको 5 डेज को। ठीक है, तो आप शुरू कीजिए इसको। तो यही परिभाषा थी, आप देख सकते हो वहां पे समीशन r इज इक्वल टू 1 से n f एल आर था, f की जगह 5 डेज एल आर, क्योंकि f ये भी रीमान समाकलनीय है उस परिभाषा के लिए। यहाँ पे अपन ने दिखाया कि 5 डेज है वो रीमान समाकलनीय है। x r माइनस x r माइनस 1 समाकलन से भी एफ एक्स था, उसकी जगह 5 डेज x dx का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एल आर बिलोंग्स टू x r और x r r वा उपअंतराल। ठीक है, क्या ये बात सही है? फलन फाई है वो अंतराल ए में अवकलनीय है। यहाँ आपने अभी भी लिखा है फाई डेज बिलोंग्स टू आर ए बी। फाई डेज का मतलब फाई का अवकलन, तो फाई अवकलनीय है इसमें अंतराल ए बी में। ठीक है, तो फलन फाई है वो अंतराल ए बी में अवकलनीय है। फलन फाई वो ए बी के प्रत्येक उपअंतराल यानी एक्स आर माइनस 1 एक्स आर इज इक्वल टू 1 2 तरह में भी अवकलनीय होगा। यहाँ पे जो प्रत्येक उपअंतराल होगा वो इसी का तो होगा, और ये इसमें आपका अवकलनीय है, तो इसके प्रत्येक उपअंतराल में क्या रहेगा? अवकलनीय रहेगा। तब देखिए तब फलन फाई के लिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय से वहां से एफ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या था देखिए उसका, एफ बी माइनस एफ ए, उसकी भी कंडीशन ये थी ना, सतत था, अवकलनीय है, यहाँ पे अवकलनीय है। एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए एफ डेश सी, सी बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक उपअंतराल है, आपने बोला है एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, तो इसमें कोई बिंदु ले लेंगे अपन। ओके, देखिए
तो देखिए उसका स्टेटमेंट क्या था, एफ बी माइनस एफ ए, अंतराल ए बी की बात है, यहाँ पे इसके प्रत्येक उप अंतराल की बात हो रही है। तो आप इसको ए समझिए, उसको बी समझिए, जो आपने स्टेटमेंट लिखा है लांगराज की मध्यमान प्रमेय का, ठीक है। और जो वहां पे था फलन एफ अवकलनीय, यहाँ पे कौन है, फलन फाई, तो फाई बी, तो वहां पे था एफ बी, तो फाई अक्सार माइनस एफ ए, फाई अक्सार माइनस 1 इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी माइनस ए अक्सार माइनस माइनस 1, एफ डेस सी, जहां पे सी बिलोंग्स टू ए बी, एफ डेस एल आर डेस, जहां पे एल आर डेस बिलोंग्स टू अक्सार माइनस 1 अक्सार, एल आर और एल आर डेस है वो दोनों आरवी अंतराल के ही बिंदु है। आप इसको यहाँ पे एल आर पे अप्लाई कर सकते हो, उससे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों है वो इसी के संगत बिंदु है, अंतराल अक्सार माइनस 1 अक्सार, ठीक है। तो जो सी था उसकी जगह एल आर डेस है, एफ था उसकी जगह फाई है, बी और ए थे उसकी जगह अक्सार अक्सार माइनस 1 है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा लांगराज के मध्यमान थ्योरम। समीकरण 2 की तरफ देखिए, और सुन यहाँ पे क्या आएगा, फाइव डेस एल आर, फाइव डेस एल आर डेस, तो ये तो एल आर और एल आर डेस तो एक दूसरे संगत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अक्सार माइनस, तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा अगर आप इसके समीकरण अप्लाई करते हो और वो मान यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जो रीमान समाकलन की परिभाषा है उसमें ये जो पद है इसका मान ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाएगा लांगराज की मध्यमान प्रमेय का, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके, अब देखिए दोनों तरफ समीकरण ले लिए, देखिए ऐसे कैसे, ये भी ऐसे कैसे, ये दोनों तरफ समीकरण लिया है r इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है। तो ये परिभाषा है, फाइव डेज बिलोंग्स टू आर, मतलब फाइव अवकलनीय है इस अंतराल में, तो इसके यहाँ जितने भी उपअंतराल होंगे उसमें अवकलनीय होगा, ये लांगराज की मध्यमान थ्योरम होगी। इसको चेंज करना आपको, f की जगह फाइव, ए बी की जगह अक्सार माइनस 1 अक्सार, और जो आपने बिंदु सी लिया था उसकी जगह एल आर डेस, जहाँ पे एल आर और एल आर डेस एक दूसरे के संगत है क्योंकि वो उसी में है, आरवें उपअंतराल में कोई दो बिंदु है, अक्सार माइनस 1 अक्सार में कोई दो बिंदु, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको अच्छे से करो समझ के, फिर आगे करते हैं। अब इसको हल करते हैं, देखिए r बराबर 1 रखोगे, यहाँ से कितना आएगा, 5x1 माइनस 5x0, ये आपको बहुत बार हल करवा चुके हैं। अब यहाँ पे कोई फलन के रूप में मान आ गया, इतना ही तो है, अक्सार माइनस 1, तो उसका मान आएगा एक्सएन माइनस एक्स है, वो एक्सएन माइनस x0 यानी b माइनस ए, ये मान आता है, और फलन के रूप में है तो फलन के रूप में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी देख लीजिए, r बराबर 2 रखोगे, r बराबर 2 रखोगे तो 5x2 माइनस 5x1, r बराबर 3 रखोगे 5x3 माइनस 5x2, और r बराबर n रखोगे 5xn माइनस 5xn माइनस 1, ठीक है। इतना r बराबर रखोगे n माइनस 1 तो 5xn माइनस 1 हो जाएगा प्लस का, उससे ये कैंसिल, अब जानते हो अच्छे से,
ये 5x1 से 5x1 कैंसिल, ये 5x2 से, इसके आगे जो आएगा उससे 5x2 कैंसिल, मान बचेगा 5xn माइनस 5xn 0। xn का मान b, x0 का मान a। तो मान क्या आएगा 5b माइनस 5a। ये मान आ गया समीशन r इज इक्वल टू 1 से n 5 डेज lr डेज xr माइनस xr माइनस 1 इज इक्वल टू 5b माइनस 5a। समीकरण 3। आगे देखिए, अब देखिए जो LR और LR डैश है वो दोनों ही आरवे उपअंतराल में कोई दो बिंदु है XR माइनस 1 से R। तब यदि LR टेंड्स टू LR डैश ले, यानी एक दूसरे के संगत, यानी LR को आप LR डैश ले सकते हो, LR डैश को LR ले सकते हो, इनको दोनों को सेम कर लीजिए क्योंकि दोनों ये एक ही बिंदु है। जहाँ पे आपने LR डैश लिखा है शुरू में, उसके जो लाग्रांज की मध्यमान प्रमेय थी उसमें आप LR डैश की जगह LR भी अप्लाई कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वहाँ पे आप LR डैश की जगह LR करते तो ये LR डैश का कोई मतलब ही नहीं था, LR ही आता। तो ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, केवल समझने की बातें हैं। इससे जो आपका थ्योरम में जो क्वेश्चन है उसके प्रूफ करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये दोनों ही आरबीओ उपअंतराल के दो बिंदु हैं। ठीक है, तो देखिए तो जो यहाँ पे 5 डेज LR था उसमें LR को रिप्लेस कर दिया अपन ने किससे, LR डेज। इसका कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो समीकरण 1 है उसका रूप यही हो जाएगा। अब देखिए समीशन R इज इक्वल टू 1 से है 5 डेज LR डेज XR माइनस XR माइनस 1। समीकरण 3 से इसका ये मान रखेंगे। समीकरण 3 से इसकी जगह रख दिया 5b माइनस 5a। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतनी ये मुश्किल थ्योरम नहीं है, कैलकुलेशन है, इतनी ज़्यादा कोई आप इसमें थ्योरी है नहीं। केवल डिमांड समांग लेता कि परिभाषा इसमें अप्लाई करनी है जो दूसरी लिखवाई है वो, और लाग्रांज की मध्यमान प्रमेय। इससे पहले पूर्वक, तो पूर्वक की तो सिंपल सी डेफिनेशन थी 5 x इज इक्वल टू fx। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। थोड़ी सी और 3-4 स्टेप और इससे यहाँ तक प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ तक आप इसको कर लीजिए।
अगली स्टेप है एप्सिलॉन ग्रेटर देन जो एक स्वेच अक्षर है, मतलब आप अपनी इच्छा से इसको आवश्यकता अनुसार बदल सकते हो। तब एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर एप्सिलॉन वो धीरे धीरे 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, 1, 1/2, 1/4 इस तरीके से। ये कंडीशन अपन पहले भी अप्लाई कर चुके हैं एक दो क्वेश्चन में, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको समझने में आपकी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से देखिए मान क्या हो जाएगा, फाइव बी माइनस 5a समाकलन a से b fx dx का मापांक इज इक्वल टू 0। इसका मान लोगे 0 के बराबर, तो जो बराबर वाली कंडीशन उससे हो जाएगा बराबर 0। अब ये मान अगर आता है मापांक के बाहर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5b माइनस 5a माइनस समाकलन a से b 5x dx इज इक्वल टू 0। ये माइनस का उधर जाके प्लस समाकलन a से b 5x dx इज इक्वल टू 5b माइनस 5a। समीकरण 1 से देखिए, x का मान है fx, वो यहाँ पे अप्लाई करते हो तो मान क्या आएगा देखिए, जो 5x है उसकी जगह fx पूर्वक की परिभाषा से, तो समाकलन a से b 5x की जगह fx dx यही प्रूफ करना था आपको। समाकलन a से b fx dx इज इक्वल टू 5b माइनस 5a, जहां पर फलन f है वो रीमान समाकलन था और f का जो पूर्वक है फाई वो भी रीमान समाकलन था, यानी 5 भी क्या था, रीमान समाकलन। तो ये थ्योरम थी समाकलन गणित की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। और ये किस पे आधारित थी, ये पूर्वक पर आधारित है, जिसको प्रीमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। ये किस पे आधारित है, पूर्वक पर आधारित थ्योरम थी। इसमें आपको समाकलन की जो आपकी दूसरी परिभाषा है वो काम में लेनी है। इसके अलावा जो आपको लांग्राज के मध्यमान प्रमेय लिखाई है वो काम में लेनी है, क्योंकि जो दूसरी परिभाषा है उसमें जो समाकलन में मान था वो मान ज्ञात होगा लांग्राज की मध्यमान प्रमेय से, एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए एफ डेश सी। सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी और फलन फाई जो एफ है वो सतत है और अवकलन, ठीक है। मेरे हिसाब से आप इस थ्योरम को अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब ये यहाँ पे आपकी जो यूनिट है वो समाप्त होती है। कोई अगर एक दो क्वेश्चन रहा है तो अगली क्लास में देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे। तो 2 यूनिट आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई यूनिट के साथ, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए।